वापस आओ अर्जुन, वरना ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम एक बेगुनाह को सजा दे रहे हो। ये आवाज, ये दर्दनाक चीखें पिछले 8 सालों से मेरी रातों की नींद को नोच नोच कर खा रही थी। जैसे ही आंख लगती वही मंजर सामने आ खड़ा होता। वह सामने होती, बिखरे बाल, डरी हुई आंखें, कांपते होठ, कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी हाथ जोड़कर मुझसे कुछ कहना चाहती, और हर बार मैं डर के मारे पसीने से तरबतर उठ बैठता। कई बार खुद को समझाया कि ये सब बीते कल की परछाइयां हैं, वक्त के साथ सब मिट जाएगा। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ मिटते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। आज की रात कुछ अलग थी। आज वो चीखें सिर्फ सपने में नहीं थी। आज मुझे अपने ही घर की छत से किसी के पांवों की आहट सुनाई दी, बहुत हल्की मगर इतनी साफ कि दिल धड़कना भूल जाए। ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर दबे पांव चल रहा हो। मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। डर धीरे धीरे मेरे सीने से उतरकर रग रग में फैलने लगा। मैंने करवट बदली और अपनी पत्नी को धीरे से जगाया। सुनो, तुम्हें छत पर किसी के चलने की आवाज नहीं आ रही? उसने नींद में ही आंखें खोले बिना बड़बड़ाए। आपका वहम है। इस वीरान हवेली की छत पर कौन होगा सिवाय भूतों के? वह भूत नहीं था, वह मेरा अतीत था। वह मेरा पाप था जिसे मैं 8 साल पहले इसी घर में दफन करके 7 समुंदर पार भाग गया था। मुझे क्या पता था कि जिस बदले की आग को मैं बुझा समझ बैठा हूँ वह राख के नीचे दबी रहकर एक दिन फिर सुलग उठेगी, और इस बार मेरे ही घर की छत पर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। माँ और हम 2 बच्चे, बस यही दुनिया थी। विरासत में कुछ जमीनें मिली थी जिनसे घर का खर्च चलता था। हम 2 ही भाई बहन थे, मैं और मेरी छोटी बहन अंजलि। अंजलि वह सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वह मेरी कमजोरी भी थी और मेरी ताकत भी। वह मेरा माँ की तरह ख्याल रखती थी, मेरे लिए पूरा संसार थी। पिता की मोहब्बत कैसी होती है ये तो मुझे कभी महसूस ही नहीं करने दिया गया, मगर अंजलि की एक मुस्कान मेरे सारे जख्म भर देती थी। उसकी जुबान से कोई इच्छा निकलने से पहले ही उसे पूरा करना मैं अपना फर्ज नहीं बल्कि अपना धर्म समझता था। हमारे छोटे से घर में सुकून था, अपनापन था, लेकिन माँ की एक ही चिंता थी, अंजलि की शादी। वह बार बार कहती, अर्जुन बेटा, अब अंजलि बड़ी हो गई है, लड़कियों की उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उस रात भी खाने की मेज पर वही बात छिड़ी। मैंने लापरवाही से निवाला तोड़ते हुए कहा, माँ, अभी वह बच्ची है, कॉलेज ही खत्म किया है, मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए, अपना बिजनेस ठीक से खड़ा कर लूं, फिर बहन की शादी ऐसे करूंगा कि पूरा शहर याद रखे। मैं उसे किसी पर बोझ बनाकर नहीं भेजूंगा। माँ ने पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ाया और भारी आवाज में बोली, बेटा, जिम्मेदारी बोझ नहीं होती। फिर उसने करण का नाम लिया। करण का रिश्ता आया है, अच्छा घर है, जमीनें हैं, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अमीर है। वहां मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। मैंने साफ कहा, माँ, पढ़ा लिखा नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। अंजलि पढ़ी लिखी है, समझदार है, कहाँ वह और कहाँ ये अनपढ़ जमींदार। दोनों की सोच ही नहीं मिलेगी। मैंने अपना मत रख दिया था, मगर माँ की जिद और अंजलि के सुनहरे भविष्य के सपनों के आगे मेरी एक न चली। माँ मानती थी कि पैसा और सुविधाएं ही औरत की असली खुशकिस्मती होती है। उधर करण के घर वाले भी तुरंत मान गए। वे अमीर थे, समाज में उनकी पहचान थी, और शायद माँ उसी चमक दमक में सब कुछ भूल बैठी थी। मैं सब कुछ इतनी जल्दी नहीं चाहता था, लेकिन माँ की खुशी और अंजलि की खामोश रजामंदी देखकर मैंने भी चुप्पी ओढ़ ली। सगाई हुई और फिर पलक झपकते ही शादी की तारीख तय हो गई। शादी वाले दिन घर में रौनक थी, शोर था, हंसी खुशी का माहौल था। मेरी बहन दुल्हन बनी तो सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी जिसे शायद मेरे सिवा कोई नहीं देख पा रहा था। जब मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम खुश तो हो ना? वो नजरें झुकाकर हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, भैया, आप और माँ खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, बस दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अनजान देश जा रही हूँ जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़े।
मैंने उसे गले लगा लिया और खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, पगली, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। अभी ससुराल जा रही हो, दुनिया खत्म नहीं हो रही। ये भी तुम्हारा घर रहेगा और वो भी। जब मन करे मैं तुम्हें लेने आ जाया करूंगा। करण अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। विदाई का समय आया तो पूरा घर रो पड़ा। अंजलि मां से लिपटकर इस तरह रोई कि देखने वालों की आंखें भी भर आई। जब वह गाड़ी में बैठने लगी तो उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अनकही फरियाद थी, एक ऐसी सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई और मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा जैसे मेरे पांव जमीन में गड़ गए हों। गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बहन अब सच में इस घर से दूर जा चुकी है। उस पल मुझे जरा सी भी खबर नहीं थी कि मैंने अपनी फूल सी बहन को विदा नहीं किया, बल्कि अपने ही हाथों से उसे नरक के हवाले कर दिया है। अगर मुझे भविष्य की एक झलक भी दिख गई होती तो शायद मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़कर उसे वापस खींच लाता। कुछ दिन गुजर गए थे। हर दिन मैं खुद को यही समझाता रहा कि अंजलि अब अपने नए घर में खुश होगी। ये सोचकर ही दिल को तसल्ली मिल जाती थी। फिर एक दिन मैं मिठाई और गिफ्ट्स लेकर अंजलि के ससुराल चला गया। बड़ी हवेली थी, ऊंचे लोहे के गेट, चौड़ी दीवारें, हर तरफ फैला दिखावा। नौकर चाकर इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, जैसे माँ ने सपनों में देखा था। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मेरी नजर करण पर पड़ी। वह बड़े घमंड भरे अंदाज में हुक्का पीते हुए बैठा था, जैसे पूरी दुनिया उसी की जागीर हो। मुझे देखते ही उसने ऊपर से नीचे तक नापते हुए कहा, आओ साले साहब। उसके शब्द सीधे दिल में चुभे। उनमें अपनापन नहीं बल्कि तंज और तिरस्कार छुपा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे एहसान जता रहा हो कि उसने मेरी बहन से शादी की है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, ये उसके लिए मिठाई है। मैंने मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखा, मगर करण ने उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। कुछ देर के बाद अंजलि कमरे में आई। उसे देखकर दिल बैठ सा गया। भारी जेवर, महंगे कपड़े, सब कुछ था, मगर उसका चेहरा बुझा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे उसने कई रातें जागकर काटी हों। उसकी चाल में वह फुर्ती नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। वह मेरे पास आकर बैठी तो मुझे साफ महसूस हुआ कि वह सहमी हुई है, डरी हुई है। मैंने बहुत धीरे से पूछा, तुम ठीक हो ना अंजलि? यहाँ सब कैसा है? उसने तुरंत करण की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों से इजाजत मांग रही हो। फिर जल्दी जल्दी बोली, हाँ भैया, सब बहुत अच्छे हैं। मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है और करण भी। वह बोल तो रही थी कि सब ठीक है, मगर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो खुशी के साथ आता है। तभी अचानक मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी। चूड़ियों के पीछे एक नीला सा निशान साफ झलक रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और आस्तीन ऊपर कर दी। वहां उंगलियों के गहरे निशान थे, ऐसे निशान जो किसी गिरने से नहीं बनते। ये क्या है अंजलि? मेरी आवाज सख्त हो गई थी, हालांकि अंदर से मैं कांप रहा था। वह घबरा गई, झट से हाथ छुड़ाकर साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोली, कुछ नहीं भैया, सीढ़ियों से पांव फिसल गया था, बस हल्की सी चोट है। आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं जानता था वह झूठ बोल रही है। वो मुझे और माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी पल मेरे दिमाग में एक सच्चाई हथौड़े की तरह गिरी। इस हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे मेरी बहन की चीखें दबाई जा रही हैं, मगर मैं खामोश रहा, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसी दिन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल लाता तो शायद आने वाला क़यामत भरा वक्त टल जाता। उसके बाजू का वह नीला निशान मेरे दिमाग में गहराई से बैठ गया था। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह सच में सीढ़ियों से गिरी होगी, उतना ही मेरा दिल इस बात को मानने से इनकार करता रहा। कुछ दिन इसी बेचैनी में गुजर गए। हर रात अंजलि का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। फिर एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अंजलि थी। उसकी आवाज में अजीब सी बनावटी खुशी थी। वह जरूरत से ज्यादा चहकते हुए बोली, भैया, मैं माँ बनने वाली हूँ। आप मामा बनने वाले हो और माँ नानी। ये सुनते ही मेरे सारे शक जैसे एक पल के लिए दब गए।
मुझे और माँ को बहुत खुशी हुई। माँ ने तुरंत मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे लगा शायद मैं गलत था, शायद मेरी बहन सच में खुश है। अगले ही दिन मैं ढेर सारी मिठाई और फल लेकर उसके ससुराल पहुंचा। मेरे मन में यही था कि इस हालात में तो वे उसे फूलों की तरह रख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, वहां का माहौल देखकर मेरे कदम रुक गए। करण और उसके माता पिता हंसी मजाक में लगे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने मेरे नमस्ते का बस औपचारिक सा जवाब दिया। उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो पहले संतान की खबर पर होनी चाहिए थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर अंजलि मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने पूछा, अंजलि कहाँ है? करण की माँ ने बड़ी लापरवाही से किचन की तरफ इशारा किया और बोली कि वह चाय बना रही है। ये सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। इस हालत में, वह भी किचन में, मैं किसी से इजाजत लिए बिना सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अंजलि चूल्हे के पास खड़ी थी। उसके एक हाथ पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे हाथ से वह बड़ी मुश्किल से खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वह चुपचाप सब सह रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। पट्टी के नीचे से जली हुई खाल साफ महसूस हो रही थी। जगह जगह छाले पड़े थे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने गुस्से और तड़प से पूछा, ये क्या है अंजलि? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? और तुम इस हालत में काम क्यों कर रही हो? अंजलि घबरा गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर डरते हुए दरवाजे की ओर नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में बोली, भैया कुछ नहीं हुआ। खाना बनाते वक्त गरम तेल गिर गया था। आप परेशान मत होइए। मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और ऊंची आवाज में बोला, ये तेल गिरा है या फिर गिराया गया है? बाहर वो लोग हंस रहे हैं और तुम जले हुए हाथ के साथ यहाँ खड़ी हो। यही सुलूक होता है तुम्हारे साथ। चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है। मेरी आवाज सुनकर करण और उसकी माँ किचन के दरवाजे पर आ खड़े हुए। मुझे उम्मीद थी कि शायद उन्हें शर्म आएगी, मगर उल्टा हुआ। करण की माँ तिनक कर बोली कि ये हमारे घर की बहू है, कोई मेहमान थोड़ी है, इसे बिस्तर पर बिठाकर खिलाएं। जरा सा हाथ ही तो जला है, कौन सी मुसीबत आ गई है? मैंने करण की तरफ देखा। वह खामोश खड़ा था, ना शर्म ना पछतावा। मैंने अंजलि का हाथ खींचा और कहा कि चलो अंजलि। तभी अंजलि ने झटके से मेरा हाथ छुड़ा दिया। एक पल के लिए उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज सख्त थी। वो बोली, भैया मेरा बस जरा सा हाथ जला है, खाना बनाती हूँ तो जल गया। मैं अपने घर का काम ही कर रही हूँ, और आप कौन होते हैं मेरे घर में दखल देने वाले? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप जाइए यहाँ से। उसकी बात सुनकर मैं पत्थर का हो गया। जिस बहन के लिए मैं दुनिया से लड़ सकता था, उसी बहन ने गैरों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैं उसकी आंखों में छुपी मजबूरी नहीं देख पाया। मुझे सिर्फ अपनी इंसल्ट महसूस हुई। मैंने चुपचाप मिठाई का डिब्बा वहीं रखा और उल्टे कदम वापस लौट आया। घर पहुंचा तो माँ ने मेरे चेहरे की हालत देख ली और घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? अंजलि तो ठीक है ना? मैंने माँ से झूठ बोल दिया कि हाँ माँ, वो ठीक है, बहुत खुश है। मैं नहीं चाहता था कि माँ का दिल टूटे, मगर मेरे अंदर आग लग चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद अंजलि से कोई संपर्क नहीं रखूंगा। उसने मुझे मेरे ही मुकाम से गिरा दिया था। मैं अपनी ही ईगो के खोल में बंद होता चला गया। मुझे क्या पता था कि उसने वो शब्द मुझे दूर रखने और अपना घर बचाने के लिए कहे थे। वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी। मेरी यही नाराजगी आने वाले वक्त में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली थी। मैं अंजलि से बहुत नाराज था। मुझे लगता था उसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है, जबकि मैं तो उसकी साइड ले रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब पलटकर कभी उसे नहीं देखूंगा। फिर एक दिन अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर अंजलि का नाम चमक रहा था। मैंने फोन देखा और मुंह फेर लिया। बड़बड़ाया कि अब क्यों फोन कर रही है? जब मैं मदद करना चाहता था तब तो मुझे जलील कर दिया था। मैंने कॉल नहीं उठाई। फोन कट गया, लेकिन अगले ही पल फिर से घंटी बजने लगी। इस बार फोन की आवाज मेरे दिल में अजीब सी घबराहट भरने लगी।
ना जाने क्यों मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, मेरे कानों में अंजलि की आवाज नहीं बल्कि उसकी दर्दनाक चीखें गूंज उठी। कोई उसे बेरहमी से पीट रहा था। एक आदमी की गुस्से से भरी ऊंची आवाज गूंज रही थी और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति करण था। करण चिल्ला रहा था कि आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं, ना तू रहेगी ना तेरी ये मनहूसियत। उसी के साथ उसकी माँ की जहरीली आवाज कानों में पड़ी, मार दे बेटा मार दे इस मनहूस को, इसकी वजह से घर के सारे काम उलट पुलट हो रहे हैं, इसने नाक में दम कर रखा है। फिर अंजलि की कांपती हुई टूटी हुई आवाज सुनाई दी, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो, माँ माँ बचाओ मुझे। जवाब में एक जोरदार बेरहम हंसी गूंजी और वह औरत बोली, नाटक बंद कर अपने, करण इसका मुंह बंद कर दो, पड़ोसी सुन लेंगे। शायद फोन अंजलि के हाथ से गिर गया था या उसने किसी तरह छुपाकर मिलाया था, क्योंकि कॉल कटी नहीं थी, लाइन खुली थी। फिर ठक ठक की आवाजें आने लगी, जैसे किसी को बेरहमी से पीटा जा रहा हो। हर बार मेरे सीने पर पड़ रहा था और फिर एक भयानक रोंगटे खड़ देने वाली चीख और उसके बाद अचानक खामोशी, ऐसी खामोशी जो कान फाड़ देती है। मैं फोन पर पागलों की तरह चीखने लगा, हेलो हेलो अंजलि अंजलि, मगर दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। उस पल मैं अपने ऑफिस में था। बिना कुछ सोचे समझे, बिना जूते पहने मैं वहां से भाग पड़ा। गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। सड़क धुंधली हो रही थी, रफ्तार इतनी तेज थी कि लग रहा था कि कहीं खुद ही टकराकर मर न जाऊं। लेकिन मेरी बहन को पीटा जा रहा था और मैंने ये सब अपने कानों से सुना था। गाड़ी चलाते हुए मैं खुद से और भगवान से बातें कर रहा था, हे भगवान मेरी बहन की हिफाजत करना, मैं आ रहा हूं अंजलि, हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूं। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मेरा दिल और बैठ गया। मैं अंदर भागा। आंगन में अजीब सी सन्नाटे वाली खामोशी थी। मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, अंजलि अंजलि अंजलि, तुम कहाँ हो? तभी करण बाहर निकला। उसके माथे पर पसीना था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आवाज लड़खड़ा रही थी। वह बोला, वो साले साहब, आप अचानक कैसे? मैंने बिना कुछ सोचे उसका गिरेबान पकड़ लिया और दहाड़ा, मेरी बहन कहाँ है? तुम लोग उसे मार रहे थे, मैंने सब सुना है फोन पर। उसी वक्त उसकी माँ रोती हुई बाहर आई और नाटक करते हुए बोली, हे भगवान गजब हो गया, मेरी बहू सीढ़ियों से गिर गई, देखो तो सही उसे क्या हो गया। मेरे दिमाग में जैसे कुछ टूट गया। मैं उसे धक्का देकर अंदर कमरे की तरफ भागा। सामने जमीन पर अंजलि पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था, होंठ फटे थे जिनसे खून बह रहा था, आंखें खुली थी मगर उनमें जिंदगी की एक भी चमक नहीं बची थी। वह बेजान पड़ी थी। मेरी दुनिया वहीं थम गई। मैं उसके पास जमीन पर गिर पड़ा, उसे झंझोरते हुए रोने लगा, अंजलि उठो मेरी जान, देखो तुम्हारा भाई आ गया, उठो ना। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। पीछे से करण की आवाज आई, हमने कुछ नहीं किया, ये सीढ़ियों से फिसल गई थी, सिर पर चोट लग गई। मैंने पलटकर उसे देखा, मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ खून उतर आया था। मैंने चीख कर कहा, अपनी बकवास बंद कर, सीढ़ियों से गिरने पर चेहरा नहीं सूझता, तुमने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे। तभी मेरी माँ भी रोती पीटती वहां पहुंच गई। वह अंजलि को देखकर वहीं गिर पड़ी। मैं जानता था मेरी बहन की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। मैंने लोगों की तरफ मुड़कर चीख चीख कर कहा, लोगों गवाह रहना, इन दरिंदों ने मेरी बहन का कत्ल किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, वह गिरी नहीं है। मेरी बहन का अंतिम संस्कार हुआ तो मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जिस बहन को हमने लाड़ प्यार से पाला था, आज वह जुल्म की भेंट चढ़ चुकी थी। शमशान घाट से लौटते वक्त मेरा हर कदम भारी था, लेकिन मेरे दिल का इरादा चट्टान की तरह सख्त हो चुका था। मैंने ठान लिया था कि मैं इन गुनहगारों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सीधा करण के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया और चीखा, बाहर निकलो करण। थोड़ी देर के बाद वह डरते डरते बाहर आया, उसके साथ उसका पिता भी था। मैंने आगे बढ़कर करण का गिरेबान पकड़ लिया और दहाड़ा,
बेशर्म इंसान, अगर तुम मर्द होते तो किसी औरत पर हाथ ना उठाते। तुमने मेरी बहन को मार डाला है। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा और तुम सबको फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। तभी करण का पिता हाथ जोड़कर बोला, बेटा गुस्सा पी जाओ, पुलिस कचहरी में किसी का कुछ नहीं रखा, बैठकर बात कर लेते हैं। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मैंने नफरत से उनका हाथ झटक दिया और दहाड़ कर कहा, इज्जत? कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो तुम लोगों ने मेरी बहन को जान से मारकर मिट्टी में मिला दी। उसी वक्त मोहल्ले के कुछ बूढ़े और समझदार लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने कंधे पर हाथ रखकर मुझे ठंडा करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पंचायत बिठाई गई। पंचायत के बड़े सरपंच ने गंभीर आवाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो अर्जुन बेटा, जो होना था वो हो चुका। अब अगर पुलिस केस करोगे तो दोनों परिवारों की बेइज्जती होगी। सोच समझ कर बताओ, तुम चाहते क्या हो? पैसे चाहिए या फिर कुछ और? मैंने एक एक चेहरे को देखा, फिर करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने मेरी बहन पर जुल्म किया है और अब इस जुल्म की कीमत इन्हें चुकानी होगी। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, साफ साफ बात करो बेटा, आखिरी फैसला क्या है तुम्हारा? मैंने पत्थर जैसी सख्त आवाज में कहा, या तो मैं इन्हें कानूनी सजा दिलवाऊंगा और सजाए मौत तक लेकर जाऊंगा, या फिर इसके बदले में इन्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी, वरना मैं कसम खाता हूं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनते ही पंचायत में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे सबकी सांसें थम गई हो। करण के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती आवाज में बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मैंने गुस्से से कहा, यही मुमकिन है। जैसे मेरी बहन तुम्हारे घर आई थी और तुमने उस पर जुल्म किया, अब तुम्हारी बेटी मेरे घर आएगी, यही मेरा बदला है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो जेल की सलाखें या फिर बेटी का रिश्ता। पंचायत के लोग सिर झुकाए बैठे थे। सब जानते थे कि मेरे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। अगर पुलिस केस हुआ तो पूरा परिवार सलाखों के पीछे जाएगा। सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रताप साहब, लड़का जिद पर अड़ा है। अगर जान और इकलौते बेटे को बचाना है तो इसकी शर्त माननी पड़ेगी। कुछ पल की खामोशी के बाद वह टूटे हुए स्वर में बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ, अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूंगा। ये सुनते ही मेरे होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। दिल में मैंने कहा कि अब देखना करण, जिस दर्द से मेरी बहन गुजरी उसी आग में तुम्हारा घर जलेगा। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और वे लोग अपनी इज्जत और बेटे की जान बचाने के लिए झुक गए। ये कोई शादी नहीं थी, ये एक सौदा था। एक बहन की लाश के बदले दूसरी बहन की जिंदगी। शादी पंचायत की मौजूदगी में बेहद सादे तरीके से हुई। न ढोल थे, न शहनाइयां, हर तरफ सिर्फ डर और नफरत तैर रही थी। पंडित ने मंत्र पढ़े तो खामोशी और भारी हो गई। जब लड़की को सामने लाया गया, उसकी सिसकियां पूरे आंगन में गूंज रही थी। वह रो रो कर सिंदूर भरवाने से मना कर रही थी। तब करण के पिता ने कांपते हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, इस शादी को स्वीकार कर लो, मेरे बुढ़ापे की लाज रख लो। आंसुओं में डूबी आंखों से उसने हार मान ली। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं, उसकी खुशियों की अर्थी थी। मुझे उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी आंखों में अभी भी अंजलि का सूजा हुआ चेहरा उसकी बेजान देह घूम रही थी। मैं चाहता था कि ये भी तड़पे, इसका परिवार भी वही दर्द महसूस करे। विदाई के वक्त करण नजरें झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास से गुजरा और उसके कान में धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, आज तुमने अपनी बहन मुझे सौंप दी है। दुआ करना कि मैं उसके साथ वही ना करूं जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, लेकिन याद रखना, हिसाब मैं पूरा करूंगा। उसकी बहन रोती बिलखती मेरे साथ विदा हुई। कार की पिछली सीट पर वह सिमटी हुई बैठी थी, जैसे किसी कैद में जा रही हो। घर पहुंचते ही मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले आया। माँ सामने खड़ी थी, उनके चेहरे पर डर और पीड़ा साफ थी। शायद वह इस बदले के खिलाफ थी, मगर मेरे जुनून के आगे बेबस थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, यही है वो बहू जिसकी आपको चाह थी, बस फर्क इतना है कि ये प्यार से नहीं आई, बदले में आई है। इसे उसी कमरे में ले जाओ जहां अंजलि का सामान रखा है। इसे पता चलना चाहिए कि इसकी जगह क्या है। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने लड़की को देखा और फिर मुझे रोकते हुए कहा, जुल्म का जवाब जुल्म से देना कहाँ की अक्लमंदी है।
ये लड़की तो अभी बच्ची लगती है, इसके साथ ये सब मत करो। मैंने माँ की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मेरे भीतर जमा हुआ गुस्सा आज उबाल पर था। ऐसा लग रहा था जैसे सीने के अंदर आग का लावा बह रहा हो, जो हर पल मुझे उकसा रहा था। मन बार बार कह रहा था कि आज उस लड़की पर वह सारा क्रोध उतार दूं जो मैं करण के लिए अपने भीतर दबाए बैठा था। मैं उसे ये महसूस करवाना चाहता था कि जब ससुराल वाले किसी बेटी पर जुल्म करते हैं तो उसका दर्द कैसा होता है। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, मैं उस कमरे में दाखिल हुआ। वह दुल्हन के कपड़ों में बिस्तर के एक कोने में सिमटी बैठी थी। घूंघट निकाले, घुटनों से सिर टिकाए, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में डर की एक ठंडी परत तैर रही थी। मैं भारी कदमों से चलता हुआ उसके सामने पहुंचा और कठोर स्वर में कहा, घूंघट उठाओ। यहाँ किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम इज्जत पाने नहीं आई हो, सजा भुगतने आई हो। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मैंने आगे बढ़कर झटके से उसका घूंघट उलट दिया। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पल भर में भीतर भरा सारा जहर जैसे जम गया। सामने कोई चालाक औरत नहीं थी, बल्कि एक बेहद कम उम्र की मासूम सी लड़की थी। उसका चेहरा किसी बच्ची जैसा था। बड़ी बड़ी आंखों में डर तैर रहा था और आंसू चुपचाप गालों पर लुढ़क रहे थे। मैं लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। दिल जोर से धड़कने लगा। ये लोग कितने गिरे हुए हैं। मुझसे धोखा किया गया था। इतनी छोटी बच्ची को मेरे साथ बांध दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं उस पर हाथ ना उठा सकूं। उसकी मासूमियत के सामने मेरे भीतर पल रहा बदला एक पल में दम तोड़ने लगा। मैं बदला लेने आया था, लेकिन सामने एक डरी हुई हिरनी बैठी थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैंने सोचा, मैं क्या करने जा रहा था? एक बच्ची से बदला? उस पल मुझे उन लोगों पर भी घिन आई और अपनी किस्मत पर भी। मैं उस कमरे में एक पल भी और नहीं रुक सका। उसे वहीं छोड़कर मैं तेजी से बाहर निकल आया। वह रात मैंने घर के बाहर सीढ़ियों पर टहलते हुए काटी। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि ये बदला अब मेरे जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। सुबह हुई तो मैं घर में दाखिल हुआ। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे पूरी रात रोती रही हो। मुझे देखते ही वह आगे बढ़ी और मेरा बाजू पकड़ लिया। घबराई हुई आवाज में बोली, अर्जुन, तुम कहाँ थे? सारी रात मैं डरती रही। क्या हुआ? तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने माँ की तरफ देखा और कहा कि नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करूंगा जैसा अंजलि के साथ हुआ है, लेकिन मैं हार गया। वह तो अभी बच्ची है। उसके मासूम चेहरे ने मुझे बेबस कर दिया। माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है बेटा। अब जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार कर लो और अपनी जिंदगी शुरू कर दो। मैंने झटके से सर उठाया और कहा, स्वीकार कर लूं? कभी भी नहीं माँ। वो करण की बहन है। मैं जब भी उसका चेहरा देखूंगा, मुझे अपनी बहन की सूजी हुई लाश याद आ जाएगी। मैं उसके साथ नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ ने पूछा, तो फिर क्या करेंगे? इसे तलाक दे दो। मैंने कड़वाहट से कहा कि नहीं, तलाक तो नहीं दूंगा। अगर तलाक दे दिया तो करण और उसके घर वाले सुख का सांस लेंगे। वो समझेंगे कि उनकी जान छूट गई। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और ना ही उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा दूंगा। वो इसी घर में रहेगी एक कैदी बनकर। यही उसकी सजा है। माँ घबरा गई थी और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उठकर खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा वीज़ा लगा हुआ है और मुझे बिजनेस के सिलसिले में वैसे भी जाना ही था। मैं आज की टिकट करवा रहा हूँ। मैं इस घर में और इस लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। माँ ने मुझे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अर्जुन बेटा, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस लड़की के साथ अकेले कैसे रहूंगी? इसे मायके भेज दूं? मैंने सख्ती से मना कर दिया। माँ, ये अपने मायके नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, लेकिन ये मेरे लिए मर चुकी है। आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, लेकिन ये लड़की यही सड़ती रहेगी। माँ ने इनकार कर दिया क्योंकि वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी और शायद वह इस मासूम लड़की को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी। उन 2 दिनों में मैंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि वह लड़की जिंदा भी है या नहीं।
उसका नाम प्रिया था, मगर मेरे लिए वह सिर्फ बदले का एक मोहरा बन चुकी थी। अपने गुस्से, अपने ईगो और बदले की आग में मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक जिंदा इंसान को बिना कसूर के दर दर की सजा देकर जा रहा हूँ। जाते वक्त मैंने माँ को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि माँ, मुझे इस लड़की की कोई खबर नहीं चाहिए, ना आप कभी इसका जिक्र करेंगी और ना ही मैं इसके बारे में आपसे कुछ पूछूंगा। मेरे लिए ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो चुका है। मेरे शब्द पत्थर की तरह सख्त थे और माँ की आंखों में नमी उतर आई थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने खुद को समझा लिया था कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। परदेश की धरती पर कदम रखते ही वहां की चकाचौंध ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं इतना व्यस्त हो गया कि हिंदुस्तान की वह हवेली, अंजलि की मौत और वह सजा काटती लड़की, सब कुछ धुंधला पड़ता चला गया। मैं लंदन आ चुका था। वहीं मेरी मुलाकात सायरा से हुई। वह हिंदुस्तानी थी, मगर सोच से पूरी तरह मॉडर्न। यहाँ सेटल थी, आत्मनिर्भर थी और जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखती थी। मुझे लगा शायद यही वह जिंदगी है जो मुझे सुकून दे सकती है। सायरा मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में एक शादी का रिश्ता मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। मेरे लिए वह शादी कोई रिश्ता नहीं बल्कि बदले का एक कॉन्ट्रैक्ट थी जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। मैंने सायरा से शादी कर ली और अपनी नई दुनिया बसा ली। माँ से बात होती थी, मगर बस हाल चाल तक। माँ कई बार कोशिश करती कि वह प्रिया का जिक्र करे, अर्जुन, बहू, और मैं हर बार उनकी बात काट देता। माँ, अगर इस टॉपिक पर बात करनी है तो मैं फोन रख रहा हूँ। मेरी बेरुखी ने माँ को भी चुप करा दिया था। इस तरह दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलते चले गए। मैंने अपनी नई दुनिया बसा ली थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ अंजलि का गम तो कहीं कहीं जिंदा था, मगर उस कैदी लड़की का कोई वजूद नहीं था। मैं ये भूल चुका था कि बदले का पहिया बहुत धीरे चलता है, मगर जब चलता है तो इंसान को पीस कर रख देता है। समय के पहिए को आखिर कौन रोक सकता है। ऐसे ही 8 साल गुजर गए। इन 8 सालों में जिंदगी बहुत आगे निकल गई थी। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वह लड़की जिंदा है भी या नहीं, घर में है या अपने मायके चली गई। मुझे लगता था कि वह या तो भाग गई होगी या उसके घर वालों ने उसे वापस बुला लिया होगा। मैंने अपने दिल को यही झूठी तसल्ली देकर सुला दिया था। मैं सायरा के साथ लंदन में खुश था, एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद मेरी आंखों पर उतरने ही वाली थी कि अचानक मुझे लगा मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। नजारा बदला और मैंने खुद को उसी पुरानी हवेली के आंगन में खड़ा पाया। मेरे सामने अंजलि खड़ी थी, वही अंजलि जिसे मरे हुए 8 साल हो चुके थे, मगर उसका हुलिया मुझे दहला देने वाला था। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और वह बुरी तरह रो रही थी। मैं सपने में ही चीख पड़ा, अंजलि, तुम तो जा चुकी थी, ये रस्सियां किसने बांध दी? अंजलि ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और चीखी, ये हाथ मैंने नहीं, तुमने बांधे हैं भैया। मैं घबरा गया, बोला, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैंने तुम्हारा बदला लिया है, मैंने उनकी बेटी को सजा दी है। अंजलि ने जोर से सिर हिलाया और बोली, ये बदला नहीं, जुल्म है भैया। तुम एक जालिम इंसान बन चुके हो, तुम एक बेगुनाह को सजा दे रहे हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वापिस जाओ, इससे पहले कि माफी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएं। जाओ और उसकी रस्सियां खोल दो। मैं आगे बढ़ा, मगर अंजलि ने मुझे धक्का दिया और चीख कर बोली, जाओ। बस तभी मेरी आंख खुल गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल हथौड़े की तरह सीने में धड़क रहा था। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थी, मैं हाँफ रहा था। मेरी हालत देखकर सायरा की आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठी और परेशान स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ अर्जुन, आप ठीक तो हैं? आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या? पानी पी लीजिए। मैंने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में कांटे चुभ रहे हों। मैंने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। सायरा ने फिर पूछा, बताइए ना, क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? आपके चेहरे का रंग तो बिल्कुल पीला पड़ गया है। मैंने उससे झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस ऑफिस की टेंशन थी, शायद थकावट की वजह से कोई डरावना सपना आ गया होगा।
तुम सो जाओ। मैंने सायरा को अपनी पहली शादी और उस लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वह दोबारा सो गई, लेकिन मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अंजलि के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम एक जालिम इंसान हो भैया। तुम एक बेकसूर को सजा दे रहे हो। क्या सच में मैंने गलत किया था? क्या वह लड़की सच में बेकसूर थी, लेकिन वह करण की बहन थी, उसी खून की विरासत थी। ये सब अब सिर्फ एक रात का मामला नहीं रह गया था, ये मेरा रूटीन बन चुका था। कई रातों से मुझे वही सपना आ रहा था। जैसे ही आंख लगती अंजलि मेरे सामने खड़ी हो जाती, हर बार वही कहती, भैया वापिस चले जाओ, वरना ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती थी। दिन के उजाले में भी मैं खुद को मुजरिम महसूस करने लगा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, मुझे हिंदुस्तान वापस जाना ही पड़ेगा। मुझे जाकर देखना होगा कि वहां आखिर चल क्या रहा है। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। एक शाम मैंने सायरा से कहा कि सायरा, मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहा हूँ। ये सुनते ही वह हैरान रह गई। अचानक, सब ठीक तो है ना? मम्मी जी ठीक है ना? मैंने नजरें चुराते हुए कहा कि हाँ माँ ठीक है, बस उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। 8 साल हो गए हैं उनसे मिले हुए, दिल बहुत उदास है। एक चक्कर लगाकर वापिस आ जाऊंगा। सायरा ने जिद की, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मम्मी जी से मिल लूंगी। मैं घबरा गया। नहीं सायरा, तुम बच्चों के साथ यहीं रहो, बच्चों का स्कूल है और मेरा ट्रैवल बहुत छोटा है। मैं जल्दी लौट आऊंगा। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहां मेरी एक और हकीकत दफन थी। मैंने जल्दी जल्दी टिकट करवाई और सामान पैक कर लिया। फ्लाइट में बैठते वक्त मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अतीत की अदालत में पेश होने जा रहा हूँ, जहाँ जज भी मैं हूँ, गवाह भी मैं ही हूँ और मुजरिम भी मैं खुद ही हूँ। मैं सोच रहा था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो क्या होगा। वह लड़की वहां होगी भी या नहीं होगी? शायद नहीं होगी। शायद माँ ने उसे उसके मायके भेज दिया होगा, या फिर वह खुद भाग गई होगी। लेकिन अगर वह वहां नहीं है तो अंजलि मुझे सपने में क्यों डराती है? इन्हीं सवालों के साथ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से टैक्सी ली और सीधे अपने शहर की ओर रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर मैं अपने घर के पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था। 8 साल, ये कोई मामूली वक्त नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर वही जानी पहचानी कुंडी खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनके बालों में सफेदी उतर आई थी, कमर भी कुछ झुक गई थी, लेकिन आंखों में ममता की वही पुरानी चमक अब भी जिंदा थी। मुझे देखते ही वह जैसे पत्थर की हो गई। उनकी आंखों में विश्वास और अविश्वास की जंग चल रही थी। मैंने कांपती आवाज में पुकारा, माँ, और माँ के मुंह से एक चीख निकल गई, मेरा बेटा अर्जुन। वह पागलों की तरह मुझसे लिपट गई। हम दोनों दरवाजे पर खड़े खड़े रोते रहे। माँ बार बार मेरे चेहरे को चूम रही थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा सच में वापिस आ गया है। फिर हम अंदर आ गए थे। घर का चप्पा चप्पा मुझे अपनी पुरानी यादें दिला रहा था। हर दीवार, हर कोना जैसे मुझसे सवाल कर रहा था कि मैं 8 साल तक कैसे गायब रह सका। मैंने माँ को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और खुद उनके कदमों में जमीन पर बैठ गया। माँ ने कांपते हाथों से मेरा माथा चूमा और भराई हुई आवाज में बोली, तुम जिंदा हो अर्जुन। मुझे तो लगा था कि शायद मैं तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगी। तुमने अपनी माँ के बिना ये 8 साल कैसे काट लिए बेटा? उनकी बात सुनकर मेरी आंखें झुक गई। शर्मिंदगी और अपराध बोध ने मुझे जकड़ लिया था। मैंने धीमी आवाज में कहा, गलती हो गई माँ, बहुत बड़ी गलती। बिजनेस और अपनी नई जिंदगी में ऐसा उलझ गया कि वापसी का रास्ता ही भूल गया। पर माँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? माँ ने गहरी ठंडी आह भरी, जैसे मेरे दिल के अंदर जमा सारा दर्द उसी सांस के साथ बाहर निकल आया हो। बेटा, बस जी रही हूँ तुम्हारी आस पर। हर दिन यही सोचकर आंख खुलती थी कि शायद आज मेरा बेटा लौट आए। अब तुम आ गए हो तो मेरी जान में जान आ गई। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने उन्हें बताया कि विदेश में मेरा काम कैसा चल रहा है, बिजनेस कितना फैल गया है, जिंदगी बाहर से कितनी सुलझी हुई दिखती है। लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बता पाया कि मेरी एक और शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे हैं। यह सच अभी भी मेरे गले में अटका हुआ था।
मेरे दिल में एक सवाल लगातार कांटे की तरह चुभ रहा था। मेरी नजरें बार बार घर की दीवारों, आंगन और गलियारे की तरफ जा रही थी, जैसे मैं किसी साए को ढूंढ रहा हूँ। जब मेरे अंदर का सब्र जवाब दे गया तो मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ, वो लड़की कहाँ है? प्रिया, करण की बहन, कहीं नजर नहीं आ रही? क्या वह मायके गई हुई है? मेरा सवाल सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उनके चेहरे पर एक पल के लिए कोई और ही भाव उतर आया हो। वह कुछ लम्हे तक खामोश रही और फिर नजरें चुरा ली। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर पूछा, माँ बताइए ना, वो यहाँ नहीं है क्या? माँ ने गहरी सांस ली और बेहद गंभीर आवाज में बोली, बेटा, उसका जिक्र मत करो, वो उसी दिन चली गई थी। ये सुनकर मैं चौंक गया। कौन से दिन माँ? उसी दिन मतलब? माँ ने मेरा हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, जिस दिन तुम यहाँ से गए थे। तुम्हारी पत्नी, वह तो अगले ही दिन भाग गई थी। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आई। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। भाग गई? मैंने हैरानी से पूछा। इतनी छोटी सी लड़की कैसे, कहाँ गई? और आपने उसे रोका क्यों नहीं? माँ ने बहुत सहजता से जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में अजीब सी मजबूरी थी। बेटा, मैं उसे कैसे रोकती? उसी वक्त मैं खुद बीमार पड़ गई थी। जब होश आया तो पता चला कि वह घर में नहीं है। मैंने सोचा शायद अपने भाई के घर चली गई होगी या कहीं और निकल गई होगी। और फिर तुमने जाते हुए कहा था कि तुम्हारे लिए वह मर चुकी है, तो मैंने भी इस रास्ते को बंद कर दिया। ये सुनकर मेरे दिल पर रखा भारी बोझ जैसे एक पल के लिए हल्का हो गया। तो इसका मतलब ये है वो यहाँ नहीं है, वह अपनी सजा काटकर जा चुकी है। मैंने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ माँ, मेरी जान छूट गई। मैं तो डर ही रहा था कि अगर वह यहाँ होगी तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा। अच्छा हुआ वह अपने रास्ते चली गई। वह मनहूस थी। माँ ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं पढ़ नहीं सका। वे कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई। मैंने इसे उनकी थकावट समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात हुई तो मैं अपने पुराने कमरे में चला गया, वही कमरा जहां से मैं 8 साल पहले भागा था। बिस्तर वही था, अलमारी वही थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी वीरानी पसरी हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माँ की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। वह भाग गई थी। अगर वह भाग गई थी तो अपनी जिंदगी जी रही थी, तो फिर अंजलि मुझे सपने में क्यों डराती थी? अंजलि क्यों कहती थी कि मैं जुल्म कर रहा हूँ? अगर वह आजाद है तो मैं जालिम कैसे हुआ? पूरी रात मेरी इसी उधेड़ बुन में गुजर गई। मैं करवटें बदलता रहा। कभी लगता माँ सच कह रही है, कभी लगता मुझसे कुछ बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है। मेरा मन बार बार मुझे कुरेद रहा था। मैंने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन उस सच्चाई के पास जाने की हिम्मत भी मुझमें नहीं थी। जब अंदर की घुटन बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं उठकर बैठ गया। कमरे की दीवारें जैसे मुझे काटने को दौड़ रही थी। हर सांस भारी लग रही थी। मैंने पानी पिया, लेकिन गला फिर भी सूखता ही चला गया। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी थी। मैं खुद से बार बार कह रहा था कि नहीं अर्जुन, ये सब वहम है। तुम्हारी माँ क्यों झूठ बोलेगी? प्रिया चली गई है, अब बेफिक्र हो जाओ। लेकिन सुकून नाम की चीज मुझसे कोसों दूर थी। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे की आहट हो। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उस कमरे में एक पल और रुका तो घुटकर मर जाऊंगा। मुझे खुली हवा चाहिए थी। मैंने फैसला कर लिया कि छत पर चला जाता हूँ। शायद ठंडी हवा मेरे दिमाग को कुछ राहत दे दे। मैं धीरे से कमरे से निकला, इस ख्याल के साथ कि माँ की नींद ना खुले। कदम संभाल संभाल कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा रहा था। मुझे क्या पता था कि छत पर हवा नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान मेरा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा सच जो मेरी पूरी जिंदगी की नींव हिलाकर रख देगा। वह सच जिसे माँ ने 8 साल तक मुझसे छुपा कर रखा था और जो अब मेरे सामने आने ही वाला था। मैं बेचैनी के साथ छत पर पहुंच गया। रात का पिछला पहर था। आसमान में तारे चमक रहे थे, मगर मेरे दिल के अंदर घोर अंधेरा पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर जलता लावा बुझने का नाम नहीं ले रहा था। मैं छत पर इधर उधर टहलने लगा। नींद तो जैसे मेरी आंखों से दुश्मनी कर बैठी थी। बार बार माँ के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो भाग गई थी। मैं खुद से सवाल करने लगा, अगर वह सच में भाग गई थी तो मेरा मन इस बात को मान क्यों नहीं रहा? अंजलि मेरे सपनों में बार बार क्यों आ रही है?
क्यों हर बार वही कहती है कि मैं जुल्म कर रहा हूँ? यकीनन कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया गया है। चलते चलते मैं छत के उस कोने में पहुंच गया जहां पानी की टंकी बनी हुई थी। वहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि टंकी के पीछे कोई साया हिला है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कड़कती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी टंकी के पीछे पड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां कोई चोर या अजनबी नहीं था। वहां एक लड़की दीवार से सटी खड़ी थी, कांपती हुई। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा रखा था, जैसे रोशनी से भी डरती हो। मैं पत्थर का बना उसे देखता रह गया। ये वही लड़की थी, करण की बहन, जिसे मैं 8 साल पहले एक बच्ची समझकर छोड़ गया था। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। तो तुम यहाँ हो? माँ तो कह रही थी कि तुम भाग गई हो। उसने डरते डरते अपने चेहरे से हाथ हटाए। 8 सालों में वह बच्ची से जवान लड़की बन चुकी थी। चेहरे पर वही मासूमियत थी, मगर आंखों में गहरे डर की परतें जमी हुई थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। शरीर कमजोर लग रहा था, जैसे सालों से किसी ने उसकी देखभाल ना की हो। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहीं छुपी हुई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। उसकी आवाज मेरे दिल में एक खंजर की तरह उतर गई। वो भागी नहीं थी, वो यहीं थी, इसी घर में, इसी छत के नीचे, ये शायद किसी अंधेरे काल कोठरी में। मैंने हक्के बक्के होकर पूछा, तुम यही थी 8 साल से? फिर माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह और भी दीवार से सिमट गई। उसकी आंखों में वही डर था जो 8 साल पहले उसकी विदाई के वक्त था। उसे अब भी लग रहा था कि मैं वही बदले की आग में जलता दरिंदा हूँ जो उसे खत्म करने आया हूँ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो वह चीख उठी, खबरदार आगे मत आना, मुझे मत मारना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं वहीं रुक गया। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने ये क्या कर दिया था? एक जिंदा इंसान को मैंने मरा हुआ समझ लिया था। एक बेगुनाह को एक ऐसी सजा दी थी कि उसे अपनी मौजूदगी तक छुपानी पड़ रही थी। मैंने बेहद नरम आवाज में कहा कि डरो मत प्रिया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे हो। माँ तो कह रही थी कि तुम अगले ही दिन भाग गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं कहाँ जाती? ये मेरा घर नहीं, ये कैद खाना है। माँ जी ने मुझे छुपाकर रखा हुआ था ताकि आप मुझे ना देख लें। उन्हें डर था कि अगर आपने मुझे देख लिया तो आप मुझे जान से मार देंगे। उसके शब्द मेरे शरीर पर बिजली बनकर गिरे। मेरी अपनी ही माँ ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था। इस लड़की को बचाने के लिए उसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया था। मुझे 8 साल तक अंधेरे में रखा। मैं इस लड़की के करीब गया तो वह हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह बिल्कुल मुजरिमों की तरह सर झुकाकर खड़ी थी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मेरे साथ कुछ मत करना, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी, मायूसी और एक अनकही दास्तान झलक रही थी। तभी सीढ़ियों से तेज तेज कदमों की आवाज आई। ये जरूर मेरी माँ थी जो मेरी आवाज सुनकर ऊपर आ रही थी। उनकी सांसें फूली हुई थी और जैसे ही उन्होंने ये नजारा देखा तो उनका चेहरा उतर गया। सामने मैं खड़ा था और उस लड़की ने हाथ जोड़कर खड़े होने के बावजूद डर और सहमति की मिसाल पेश की। वह राज जो 8 साल पहले इस हवेली की दीवारों में दफन था, आज मेरे सामने उजागर हो चुका था। माँ की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, शायद सीढ़ियां चढ़ने की थकान नहीं बल्कि डर की वजह से। माँ ने तुरंत आगे बढ़कर इस लड़की को अपनी बाहों में ले लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में बोली, खबरदार अर्जुन, अगर तुमने इसे कुछ भी कहा तो याद रखना मैंने इसे तुमसे छुपा कर रखा था ताकि तुम इसे देख ना पाओ, लेकिन तुमने देख लिया। मैं हैरान और सदमे में था। मैंने पूछा कि माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने क्यों कहा कि ये भाग गई? आपने मुझे धोखे में रखा। माँ की आंखों में आंसू थे लेकिन उनका स्वर मजबूत था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने झूठ बोला। अगर मुझे 1000 बार झूठ बोलना पड़ता तो मैं बोलती, क्योंकि मैं तुम्हें जानती थी अर्जुन। उस समय तुम्हारे सर पर बदले का जुनून ऐसा था कि तुम इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ते। मैंने इसे तुम्हारे जुल्म से बचाने के लिए झूठ बोला। माँ ने सहमी हुई लड़की के कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, ध्यान से देखो अर्जुन,
ये वह मुजरिम नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह बिल्कुल बेगुनाह है। जो कुछ किया है इसके भाई करण और घर वालों ने किया है। इस लड़की ने कुछ नहीं किया। इसने तो अपने भाई को भी नहीं कहा कि वह जुल्म करे। ये तो खुद वहां लाचार थी। मेरी नजर उस लड़की पर टिक गई। वह माँ के पीछे मुंह छुपाए सिसक रही थी। उसके डरे हुए शरीर को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। माँ ने आगे कहा, ये बिना कसूर के 8 साल की सजा काट चुकी है। तुम परदेश में अपनी जिंदगी जी रहे थे, ऐश कर रहे थे, और ये यहाँ इस छत पर इस 4 दीवारी में कैद थी। इसने ना धूप देखी, ना बाहर की दुनिया, ना ये अपने मायके गई। इसने सिर्फ इसीलिए सब्र किया क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारे बंधन में बंधी हुई थी। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनी रही, मैं इसकी ढाल। माँ ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, अब बस कर दो अर्जुन, भगवान के लिए बस कर दो। अब इसके लिए और सजा मत लिखना। माँ के शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। मेरे अंदर का वह सख्त मजबूत इंसान, बदले का पुतला, उसी पल ढेर हो गया। मुझे अंजलि का वह सपना याद आ गया। वह सही कहती थी, मैं जालिम था। मैंने एक ऐसी लड़की से बदला लिया था जिसका कोई गुनाह नहीं था। करण ने मेरी बहन पर जुल्म किया और मैंने उसकी बहन पर। हम दोनों में फर्क ही क्या था? हम दोनों एक ही दायरे में थे। ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। मैंने रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अंधा हो गया था। बदले की आग में इतना आगे निकल गया कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रही। मैंने एक मासूम जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो अब भी डरी हुई थी और समझ गया कि 8 साल की जंग के बाद भी उसकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई थी। वह अभी भी सिमटी हुई खड़ी थी, अपने हाथ जोड़कर। वह डर से कांपती हुई। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह की शायद कोई माफी नहीं है। मैंने तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल, तुम्हारी जवानी और तुम्हारे सपने बेरहमी से बर्बाद कर दिए। मैं तुम्हें वो खुशियां लौटाकर नहीं दे सकता जो तुमसे मैंने छीन ली है, लेकिन मैं दिल से वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। आज के बाद तुम कैदी नहीं हो, ना इस घर की, ना मेरे गुस्से की। ये सुनकर माँ ने मुझे उठाया और सीने से लगा लिया। उस रात हम तीनों छत पर बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि शर्मिंदगी, पछतावे और मेल के थे। अगले कुछ दिन मैंने प्रिया की हालत सुधारने में लगाए। मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे, डॉक्टर को दिखाया, बार बार उसे यकीन दिलाया कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माँ ये देखकर बहुत खुश थी और उनका बेटा आखिरकार सीधे रास्ते पर लौट आया है। लेकिन मेरे लिए परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे वापस जाकर अपनी दूसरी पत्नी सायरा को भी सारा सच बताना था। ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय था, लेकिन अब मैं झूठ की बुनियाद पर बनी जिंदगी और नहीं जीना चाहता था। कुछ समय बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई। वह इस सुकून के साथ दुनिया से गई कि मैंने प्रिया को अपनाया और उसकी जिंदगी बचा ली। माँ के जाने के बाद मैं प्रिया को अपने साथ लंदन ले आया। वहां जाकर मैंने सायरा को सब कुछ सच सच बता दिया। अपनी पहली शादी, अपने बदले की अंधी आग, अपनी गलती और प्रिया की बेगुनाही के बारे में। मैंने उसे ये भी बताया कि प्रिया आज भी मेरी पत्नी है, लेकिन वह हमेशा मुझसे डरी सहमी रही, जैसे मैं पति नहीं बल्कि उसका डर हूँ। ये सब सुनकर सायरा बुरी तरह टूट गई। वह रोई चिल्लाई, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। भले ही मेरी पहली शादी किसी मजबूरी में हुई हो, लेकिन सच छुपाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं उसे स्वीकार कर रहा था। प्रिया एक बेहद समझदार लड़की निकली। उसने खुद फैसला किया कि वह मेरे साथ पत्नी बनकर नहीं रहेगी। वह किसी शादीशुदा और बच्चों वाली औरत का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक दे दूं और हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें। मैं उसे अब और सजा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं सायरा को छोड़ नहीं सकता, तो मुझे प्रिया के लिए सही फैसला करना होगा। मैंने और सायरा ने मिलकर लंदन में ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा और उसकी शादी तय कर दी। मैंने प्रिया को तलाक दे दिया और जब तक उसकी शादी नहीं हो गई तब तक उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। प्रिया को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह किसी औरत का घर खराब नहीं करना चाहती थी।
हालांकि सच्चाई ये थी कि उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म मैंने किया था। मैंने अपनी गलतियों को हर तरह से सुधारने की कोशिश की। आज प्रिया एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसकी शादी लंदन में मेरे एक बिजनेस पार्टनर से हो चुकी है और मैं भी सायरा और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। आज भी जब मैं प्रिया को देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है कि उसके चेहरे से डर मिट चुका है और वह अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी है। करण और उसके परिवार का क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी पलटकर उन्हें नहीं देखा। ये मामला मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया। सुना है कि वे औलाद के सुख को तरसते रहे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन अब इससे मुझे कोई खुशी नहीं होती। जब भी मैं अकेला बैठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि बदले की आग में उतरकर मैं कितनी दूर निकल गया था। मैं समझता था कि बदला लेकर सुकून मिलेगा, लेकिन बदले ने मुझे पछतावे और गुनाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आया था। शायद ऊपर वाले के फैसले सबसे बेहतर होते हैं। अगर माँ इस लड़की को छुपा ना पाती तो शायद मैं उसका कातिल बन जाता। अब सारे बिगड़े हुए मामले सुलझ चुके हैं और मैंने अपनी गलतियों को सुधार लिया है। मैंने सीखा है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, इंसाफ करना हमारा कर्म है। असली बहादुरी माफ करने में है और अपना मामला ऊपर वाले के हवाले कर देने में है। आज मैं बेफिक्र हूँ, मेरा परिवार भी सलामत है और प्रिया भी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में खुश है। मेरी बहन अब मेरे सपनों में नहीं आती। शायद उसे भी यकीन हो गया है कि उसका भाई अब जालिम नहीं रहा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका प्यार भरा साथ और सपोर्ट ही हमें और भी कहानियां साझा करने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है और आपकी प्रतिक्रिया हमें वह संदेश और भी सुंदर तरीके से साझा करने में मदद करती है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।